अस्सलाम वालेकुम बेटे, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? उम्मीद है कि खैर खैरियत से होंगे और अपना फुल एंजॉय कर रहे होंगे, मज़े में होंगे। इतनी फुर्सत भी कोई खैर मज़ेदार बात नहीं होती, लेकिन आई होप कि आप सब इसमें स्टडीज़ में अपनी इन्वॉल्व हैं, तो बहुत सारा टाइम जो है वो आपका इसमें गुजर जाता होगा कि मतलब कोई कम से कम आप कह लें कि 4 घंटे तो गुजर ही जाते होंगे। सो आई डू होप कि आप सब काफ़ी बिज़ी होंगे। फिर आपके अब जो है टेस्ट सेशंस भी हैं, तो उन टेस्ट के लिए भी आप अपना होमवर्क वगैरह कर रहे होंगे और सारी चीज़ों को इफ़ेक्टिवली बेहतर मैनेज कर रहे होंगे। एक और चीज़ जो मैं बार बार आप बच्चों से कहता हूँ, बार बार कहे जा रहा हूँ, वो ये कि आपने कुछ ना कुछ अपनी जो एडिशनल लर्निंग्स हैं उन पे भी थोड़ा काम करें। कोई ना कोई लाइफ स्किल्स सीख लें, कोई टाइम मैनेजमेंट सीख लें, कोई अपनी हेल्थ एंड फिटनेस पे काम कर लें, कुछ और कोई बुक पढ़ना शुरू कर दें, कुछ भी कर रहे हैं जो भी आपके इंटरेस्ट की है, ठीक है। तो कुछ ना कुछ जो है वो एडिशनल एक्टिविटी जो है वो अपनी साथ ज़रूर रखें। इट विल मोटिवेट यू एंड इट विल गिव यू अ सूदिंग इफ़ेक्ट। आपको बड़ा एक काम डाउन करेगी। वो जो एक एंग्जाइटी पैदा हो रही होती है ना मसरूफियत ना होने की वजह से, फुर्सत की वजह से, उस एंग्जाइटी को बहुत हद तक जो है वो क्या करेगी, उसको कट डाउन कर देगी। सो आज हमने हीट लाइटनिंग शुरू करना था। मैंने लिख दिया हुआ टाइटल ऑलरेडी और पूरा हम उसका इंट्रो जो है वो कर चुके। अब सबसे पहले जब भी प्ले शुरू होता है तो उसकी सेटिंग्स आपको बताई जाती हैं। तो इसकी जो है वो सेटिंग्स आपको बताई जाएंगी। पहले के पूरा का पूरा वो बताया जाएगा कि जी प्ले जो है वो ये जो सीन है ये है क्या, इसका बैकग्राउंड सेटिंग कहाँ शूट हो रहा है, यूँ कह लें आप इसको। एक नंबर 2 चीज़, यहाँ पर इस प्ले में आपको ट्रांसलेशन की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। बिल्कुल भी ट्रांसलेशन जो है वो नहीं आएगी। जैसे आपको शॉर्ट स्टोरीज़ में आ रही थी ना, वैसे यहाँ पर ट्रांसलेशन नहीं आएगी। यहाँ पर आपको सिर्फ सिनोनिम्स आएंगे, आपके वो जो टेक्सचुअल MCQs थे वो आएंगे, प्लस आपको जो है उसके क्वेश्चन आंसर्स आएंगे। तो 3 चीज़ें आएंगी। ट्रांसलेशन इसमें नहीं है। सो हम इसकी उतनी डिटेल्ड ट्रांसलेशन जो है जैसे हम बुक 1 की कह रहे थे वैसे हम इसकी नहीं करेंगे, क्योंकि हमें इसकी ट्रांसलेशन की उस तरह से ज़रूरत नहीं है। सो हम उसका एक ओवरव्यू करते जाएंगे। ट्रांसलेट लाइन बाय लाइन ही करूँगा, बट उतनी डिटेल्ड हम नहीं करेंगे या उतनी स्पेसिफिक होके नहीं करेंगे, क्योंकि हमें ट्रांसलेशन नहीं आनी। यहाँ पे ट्रांसलेशन हमने करनी है जस्ट फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग, कि हमें बात समझ में आ जाए कि बात क्या हो रही है, ठीक है। उसको याद रखने की, ट्रांसलेशन को याद रखने की ज़रूरत नहीं है। सीन्स याद रखनी है, सिचुएशन याद रखनी है, ट्रांसलेशन याद रखने की ज़रूरत नहीं है। सो हम सीन देख रहे हैं। द ड्रैब इंटीरियर ऑफ अ बस स्टेशन, ड्रैब कहते हैं डल। द ड्रैब इंटीरियर ऑफ अ बस स्टेशन अलॉन्ग अ डिजर्टेड हाईवे समवेयर इन द मिड वेस्ट। डिजर्टेड कहते हैं, मैं इधर लिख भी देता हूँ, अबेंडेंट कहते हैं कोई ऐसी चीज़ जिसको मुकम्मल तौर पर तर्क कर दिया, छोड़ दिया गया हो। द ड्रैब इंटीरियर ऑफ अ बस स्टेशन अलॉन्ग अ डेजर्टेड हाईवे समवेयर इन द मिड वेस्ट, कि एक ड्रैब इंटीरियर है, डल से इंटीरियर है, एक कैबिन सा बना हुआ है और एक ऐसी सड़क पे है कि जिस पर अब जो है वो बिल्कुल कोई भी आ जा नहीं रहा। देयर आर 2 benches स्टेज राइट बैक टू बैक, वन फेसेस द ऑडियंस एंड वन फेसेस द रियर वॉल। रियर जो है मैं इधर लिख भी देता हूँ, रियर को हम कहते हैं बैक, पिछली दीवार। ऑडियंस, पब्लिक जो सामने ड्रामा देखने आई होती है। अ डोर अप सेंटर लीड्स ऑन टू द रोड, इट हैज़ अ सिंगल ग्लास पैन एंड द टॉप। ग्लास पैन कहते हैं विंडो को।
एंड द बॉटम इज़ वुडन। अब ये वो आपको सेटिंग समझा रहा है कि स्टेज पर जो है वो 2 बेंचेस मौजूद हैं, एक का रुख जो है वो ऑडियंस की तरफ है, एक जो है वो पिछली दीवार की तरफ है, और एक डोर जो है वो मौजूद है और उसके ऊपर जो है वो शीशे की एक खिड़की बनी हुई है और नीचे सारी की सारी बॉटम जो है वो उसकी क्या है, वो लकड़ी की है। 2 doors अप लेफ्ट एंड डाउन लेफ्ट। अप लेफ्ट डोर रीड्स मैन एंड डाउन लेफ्ट डोर रीड्स वुमेन। ये 2 दरवाजे हैं, एक पे मैन और एक पे वुमेन लिखा हुआ है। जैसे अमूमन होता है कि इस से जो है ना आप मॉल्स वगैरह में भी जाते हैं तो इधर से जी ख़वातीन एंटर होंगी, इधर से मर्द एंटर होंगे। द रूम इज़ लाइटेड बाय एन ओवरहैंगिंग लाइट विद अ डल ग्रीन शेड, कि एक लाइट जो है ओवरहैंगिंग वो उसमें लटकी हुई है और डल ग्रीन शेड है उसका। अ लार्ज बस कैजुअल ऑन द वॉल अप राइट सेंटर, और बिल्कुल दाएं जानिब सेंटर में जो है ऊपरी बालाई जानिब जो है वो बस कैजुअल जो है वो लगा हुआ है। अ विंडो इज़ अप राइट ऑफ द सेंटर एंड अनदर एट राइट, कि एक सेंटर में विंडो है और एक उसके राइट साइड पे विंडो है। द साउंड ऑफ हैवी रेन कैन बी हर्ड आउटसाइड, के बाहर जो है वो तेज़ बारिश की आवाज़ सुनाई दे रही है। लाइटनिंग फ्लैशेस आउटसाइड फॉलोड बाय द लार्ज बर्स्ट ऑफ थंडर। बर्स्ट को वैसे आप इसको कहते हैं गड़गड़ाहट, ठीक है, और इंग्लिश में आप इसको कहते हैं क्लैप, साउंड, बैंग। के बाहर जो है वो क्या है, बिजली चमक रही है और बादल के गरजने की आवाज़ें भी जो है वो आ रही हैं। विद ईच फ्लैश ऑफ लाइटनिंग द लाइट इन द रूम डिम्स ऑलमोस्ट टू द पॉइंट ऑफ गोइंग आउट। अब गोइंग आउट यहाँ पर ईडियम है। गोइंग आउट का मतलब होता है बुझ जाना, कि जब भी बाहर बिजली चमकती है तो नीचे जो कमरे के अंदर जो लाइट है वो ऐसे लगता है कि अभी बुझ जाएगी। बट समहाउ फीबली स्ट्रगल्स बैक टू इट्स फुल स्ट्रेंथ। फीबली वीकली, कमज़ोर अंदाज में, मध्यम अंदाज में। फीबली मध्यम, इंग्लिश में आप इसको कहते हैं, ये वाला वीकली है, ये दूसरा हफ्ते वाला वीकली नहीं है। कि जब भी बाहर बिजली चमकती है तो नीचे वाली लाइट तकरीबन इतनी डिम हो जाती है कि अभी बुझ जाएगी, लेकिन आहिस्ता से फिर दोबारा अपनी फुल स्ट्रेंथ पे आ जाती है। व्हेन द कर्टन राइजेस, अब कर्टन राइजेस जब भी ड्रामा शुरू होता है तो पहले स्टेज पर जो है वो एक पर्दा गिरा होता है, और जब ड्रामा शुरू होने लगता है तो वो आहिस्ता से पर्दा हटता है और स्टेज क्या होता है, एक्सपोज होना शुरू हो जाता है। तो वो जो पर्दा हटना है उसको हम क्या कहते हैं, कर्टन राइजेस, ठीक है। वो पहले पूरे स्टेज के आगे पर्दा होता है, फुल एक ऑडियंस इधर बैठी होती है और इधर जो है वो पीछे स्टेज होता है, बीच में क्या होता है, कर्टन होता है। तो वो कर्टन हटता है तो फिर स्टेज जो है वो नज़र आना शुरू होता है। तो कर्टन राइजेस का मतलब है व्हेन द प्ले स्टार्ट्स, जब ड्रामा शुरू होता है। When the curtain rises, the stage is bare, empty, vacant. जब ड्रामा शुरू होता है तो स्टेज मुकम्मल तौर पर खाली है। Then a man enters from the men's room. He is a pleasant looking man of about 35. मैंने आपको बताया था कि मिडिल एज मैन है, ये फर्स्ट पर्सन है कि वो अंदर दाखिल होता है। He takes off his hat and shakes the water from it. वो अपना हैट उतारता है और उस पर जो पानी है उसको झाड़ता है। Puts it on the bench downstage, और डाउन स्टेज जो बेंच लगा हुआ है उस पर उसे रख देते हैं। He glances at the top door up center. अब मैंने आपको किया था, पहले भी हमने डिस्कस किया था, बार बार कर चुके कि लुक, ग्लास, ग्लेयर, स्टेयर, गेज, इन सब के साथ हम क्या यूज़ करते हैं, इन सब के साथ हम प्रपोजिशन कौन सी यूज़ करते हैं, एट यूज़ करते हैं। He glances at the door, अभी मैंने आपको लिख के दिया। Moves to it and peers out. Peers कहते हैं लुक, झांकना, गौर से देखना।
moves to it and peers out, कि वो इस तक जाता है और गौर से इसे देखता है. Turns and moves to the schedule on the wall and reads it, और वहाँ से पलटता है, schedule पर आता है और उस schedule को जो है वो पढ़ता है. He then moves downstage and sits on the bench facing the audience, और फिर वो उस बेंच पर बैठ जाता है जिसका रुख जो है वो ऑडियंस की तरफ है. He picks up a discarded newspaper that lies on the seat beside him. Discarded का मतलब भी abandoned होता है, left out, ऐसा रद्दी अखबार जो है ना, वेस्ट, ट्रैश, उसको हम कहते हैं डिस्कार्डेड. होता है ना नॉर्मली कि आप बस स्टॉप पे गए तो परसों का अखबार रखा होता है, ठीक है, या हम अमूमन ये कटिंग वगैरह करवाने जाते हैं तो वहाँ पर इस तरह के आपको पुराने न्यूज़पेपर मिल जाते हैं. तो वो जो पुराना अखबार है उसको कहते हैं डिस्कार्डेड. डिस्कार्ड वैसे होता है ज़ाया कर देना, वेस्टेड. तो यहाँ पे भी डिस्कार्डेड का क्या मतलब है, जो पुराना अखबार है वही आपके लिए वेस्ट होते हैं. ही पिक्स अप अ डिस्कार्डेड न्यूज़पेपर दैट लाइज ऑन द सीट बिसाइड हिम, कि वो अपना एक पुराना अखबार उठाता है जो कि सीट पर उसके साथ ही पड़ा हुआ है. ही ग्लांसेस बैक एट द डोर एंड टर्न्स हिज अटेंशन वंस मोर टू द पेपर. वो फिर एक बार जो है वो दरवाजे पर नज़र दौड़ाता है और अपनी तवज्जो जो है वो पेपर पर कर लेता है. अब ये पेपर कौन सा है, ये पेपर न्यूज़पेपर है. एंड बिगिन्स गोइंग थ्रू इट कैजुअली. कैजुअली, लेयरली, मैं लिख देता हूँ. कैजुअली, आरामदेह अंदाज में. इंग्लिश में आप उसे कहेंगे लेयरली, कंफर्टेबली. एंड बिगिन्स गोइंग थ्रू इट कैजुअली, और वो बड़े आरामदेह अंदाज में जो है इसे पढ़ना शुरू कर देते हैं. द डोर अप सेंटर सडनली बर्स्ट ओपन. बर्स्ट ओपन, तेज़ी से खुलना, कि वो जो सेंटर वाला डोर है वो तेज़ी से खुलता है. एंड अ गर्ल ऑफ अबाउट 23 रशेज इनटू द रूम. अब 23 साल की एक लड़की जो है रशेज क्या करते हैं, रन्स, डैश. मैं लिख भी देता हूँ इसको, रश, तेजी से चलना, बल्कि भागना यूँ कह लें. यहाँ पर इसको हम कहते हैं रन और डैश. ये वो वाला डैश नहीं है जो हम आप एक दूसरे को कह रहे होते हैं तो बड़ा डैश आदमी है, ठीक है. ये डैश का मतलब है भागना, दौड़ना. कहते हैं अचानक दरवाज़ा खुलता है और वो जो है भागते हुए जो है वो अंदर दाखिल होती है. शी इज़ सॉबिंग एंड इज़ आउट ऑफ ब्रेथ. सॉबिंग कहते हैं सिसकियों से रोना. इंग्लिश में आप इसको कहते हैं क्राइंग, वीपिंग, वेलिंग. ये सारे वर्ड्स आप इसके लिए यूज़ करते हैं. शी इज सॉबिंग एंड आउट ऑफ ब्रेथ, कि वो क्या कर रही है, वो सिसकियाँ ले रही है और उसका सांस उखड़ा हुआ है. शी थ्रोज अ बॉडी अगेंस्ट द डोर स्लैमिंग इट. स्लैमिंग, शटिंग, शट कर देना, बंद कर देना, कि वो अपना जिस्म जो है वो दरवाजे के साथ लगा लेती है और उसे बंद कर देती है. द मैन टर्न्स अबाउट क्विकली, वो तेज़ी से उसकी जानिब पलटता है. शी थ्रोज द बोल्ट इनटू प्लेस एंड टर्न स्लोली सीइंग द मैन. वो कुंडी लगाती है और उस शख्स को देखते हुए जो है वो उसकी तरफ मुतवज्जो होती है. द गर्ल्स क्लोथ्स आर वेट एंड मडी, कि उसके जो कपड़े हैं वो भीगे हुए और उन पर कीचड़ लगा हुआ है, मड से मडी. हर हेयर इज़ डिसशेल्व्ड. अब हम पहले भी बता चुके आपको कि हेयर इज ऑलवेज यूज्ड एज सिंगुलर. हेयर इज डिसशेल्व्ड है, हेयर आर नहीं है, हेयर इज.
डिस्टर्ब्ड कहते हैं, डिस्टर्ब्ड, डिसऑर्डर, बिखरे होना। हिज हेयर इज डिसहेल्ड, कि उसके बाल बिखरे हुए हैं। शी सॉब्स एंड रशेस टू द मैन क्विकली, वो सिसकियाँ लेती है और तेज़ी से जो है वो उस शख्स की तरफ भागती है। गर्ल्स, अब यहाँ पर डायलॉग जो है उसके आते जा रहे हैं। हिस्टोरिकली कहते हैं, मैं ऊपर इसके अब लिख देता हूँ, अपलोड होना ऑब्वियसली, वो आप ग्लोबल एक तरह से जा रहे हैं, पता नहीं किस किसने देखना है। चलें जी, अच्छा जी, हिस्टोरिकली कहते हैं जुनूनी अंदाज में, इंग्लिश में आप उसको कहते हैं मैडली, इनसेनली, वाइल्डली, ये हम यूज़ करते हैं। गर्ल हिस्टोरिकली कहते जुनूनी अंदाज में कहती है थैंक गॉड यू आर हियर, ओह थैंक गॉड, कि शुक्र है कि आप यहाँ हैं, खुदा का शुक्र है कि तुम यहाँ हो। शी ऑलमोस्ट फॉल्स एंड द मैन कैचेस हर, वो गिरती है और मर्द क्या करता है, उसे पकड़ लेता है। बिल्कुल फिल्मी सीन, ठीक है, कि हीरोइन गिरने लगी है और उसने क्या किया, उसे बिल्कुल पकड़ लिया। मैन माय डियर व्हाट इज़ इट, कहते कि मोहतरमा बताएं कि क्या हुआ है। एक चीज़ अब आपको यहाँ पे अभी से बता दूँ, क्योंकि बार बार रिपीट होगी तो आप बार बार उस पर कंफ्यूज ना होइएगा। हमारे यहाँ जो माय डियर की कॉनोटेशन है ना, वो उलट है थोड़ी। मतलब हम समझते हैं कि माय डियर एज ए सिंबल ऑफ लव, ठीक है, कि आप किसी को मोहब्बत में कहते हैं माय डियर, बट वेस्टर्न कल्चर में माय डियर एज ए सिंबल ऑफ रिस्पेक्ट, ठीक है, वो उसको रिस्पेक्ट के तौर पर ट्रीट करते हैं। मतलब वहाँ अगर आप किसी खातून को कहेंगे ना कि माय डियर, तो शील टेक इट नॉर्मली कि हाँ ठीक है, आउट ऑफ रिस्पेक्ट कह रहा है। यहाँ आप किसी खातून को माय डियर कहेंगे तो क्या होगा, जूतियाँ पड़ने का इम्कान भी मौजूद है। उसने कहना है कि भाई मैं अपने घर वालों के डियर हूँ, आई एम नॉट डियर टू यू, ठीक है। तो ये थोड़ा सा, या इसको रिवर्स कर लें कि वहाँ अगर कोई खातून किसी मर्द को कह दे, किसी लड़के को कह दे कि माय डियर, तो हिल टेक इट नॉर्मली कि ठीक है कोई बात नहीं, आउट ऑफ रिस्पेक्ट कह रही है। यहाँ पर आपको कह दिया जाए, कोई लड़की या कोई खातून किसी लड़के को कह दे कि माय डियर, तो उसको हफ्ता नींद नहीं आनी, ओ उसने मुझे माय डियर कहा, ठीक है। तो माय डियर इज़ नॉट अ सिंबल ऑफ लव, इट्स अ सिंबल ऑफ रिस्पेक्ट। तो ये बार बार उसको कहेगा माय डियर, तो इसको नेगेटिवली नहीं आपने देखना कि जी पता नहीं आते उसने कौन सी मोहब्बत जतानी शुरू कर दी। इट्स नॉट द सिंबल ऑफ लव, इट्स द सिंबल ऑफ रिस्पेक्ट। सो मैन माय डियर व्हाट इज़ इट, कहते कि मोहतरमा बताएं ये क्या हुआ है। गर्ल हेल्प मी, ओ प्लीज़ हेल्प मी, प्लीज़ हेल्प मी, कहते कि वो कहती कि मुझे मेरी जो है वो मदद करें। मैन गुड हेवंस यू आर इन अ टेरेबल स्टेट, गुड हेवंस ओ खुदाया, यू आर इन अ टेरेबल स्टेट। टेरेबल कहते हैं हॉरिबल, खौफनाक, कहते हैं कि आपकी हालत बहुत ही बुरी है। व्हाट हैज़ हैपेंड, क्या हुआ है। डू नॉट लेट हिम इन प्लीज़, ही इज़ आफ्टर मी, आफ्टर मी मेरा पीछा कर है, कहते कि उसे अंदर मत आने दें, ही इज़ आफ्टर मी वो मेरा पीछा कर रहा है। प्लीज़ डोंट लेट हिम इन, कि उसे अंदर मत आने दें। हु इज़ आफ्टर यू, कहते कि कौन आपका पीछा कर रहा है। गर्ल ही विल बी हियर एनी मिनट, प्लीज़ हेल्प मी, वो कहती है कि वो किसी भी वक्त जो है वो यहाँ आ जाएगा, तो आप क्या करें, आप मेरी मदद करें। The girl looks to the center door, the lightning flashes and the light dims slowly, कि फिर लाइट जो है वो डिम होना शुरू हो जाती है। The girl looks at the light and begins sobbing again, अब वो लाइट मध्यम होती है उसको नज़र आती है, तो फिर क्या करती है, फिर रोना शुरू कर देती है। मैन प्लीज़ माय डियर, दोबारा से माय डियर आ रहा है, बट आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन, माय डियर नेगेटिव नहीं है, वेस्ट में नेगेटिव नहीं है, यहाँ हमारे यहाँ बहुत नेगेटिव है। यहाँ वो बहुत ही को करीबी आपको को जानने वाला को दो, उसको आप माय डियर कहते हैं, और अपोजिट जेंडर में तो बिल्कुल भी नहीं कहते, बट वहाँ दैट इज़ वेरी कॉमन। प्लीज़ माय डियर ट्राई टू टेल मी व्हाट हैपेंड, कहते हैं कि मोहतरमा मुझे बताएं कि क्या हुआ है। यू हैव लॉक द डोर, आपने दरवाज़ा बंद कर दिया है। नो वन कैन कम इन, नाउ ट्राई टू काम योर सेल्फ, कहते हैं कि अब आपने दरवाज़ा बंद कर दिया, अब आपको कोई यहाँ पर मसला नहीं है, अब अपने आप को ज़रा तसल्ली दें और मुझे बात बताएं। द लाइट हैज़ रिकवर्ड अगेन, इन द मीन वाइल क्या होता है कि लाइट दोबारा से
रिकवर कर जाती है। गर्ल, यू आर वेटिंग फॉर द बस, aren't you? ओह डोंट लीव मी, शी रशेस इनटू हिज आर्म्स। कहते हैं कि तुम भी जो है वो बस का इंतज़ार कर रहे हो, प्लीज़ ऐसा ना करना, बस आ जाओ, तुम मुझे छोड़ के मत जाना। और वो क्या करती है, वो उसकी बाहों में चली जाती है। फिर कह रहा हूँ, डू नॉट टेक इट नेगेटिवली। वो ये नहीं है कि वो लड़की मतलब हमारे यहाँ अगर कोई ऐसा हो तो हम क्या सोचेंगे, बड़ी उल्टा। लेकिन वो उस वक्त बड़ी शदीद परेशानी के आलम है, उसको कुछ समझ नहीं आ रहा। वो उस फर्स्ट मैन को क्या कंसिडर कर रही है, अ रिफ्यूज। वो उसको एक रिफ्यूज कंसिडर कर रही है, एक पनाह का तस्वर कर रही है कि यही वो बंदा है जो मुझे इस वक्त बचा सकता है। फर्स्ट मैन, देयर माई डियर, ऑफ कोर्स आई वॉन्ट लीव यू। ऑब्वियसली ऐसा जो चांस है वो कम ही आपको मिलता है। तो वो हीरो गर्दी जैसे हमारे यहाँ कॉमन है ना, कि ऐसी कोई सिचुएशन हो तो फ़ौरन वो 10 भाई अचानक नमूदार हो जाते हैं, ठीक है, उस खातून के या उस लड़की के। तो वो भी इसी टाइप की कहते कि हाँ मैं तुम्हें छोड़ कर नहीं जाऊँगा। द बस, व्हाट टाइम, और टेल मी इट विल बी हियर सून। कहते कि बस कब आएगी, मुझे बताएं कि वो बहुत जल्दी यहाँ पहुँचने वाली है। द लास्ट one's due any time now. The storm has probably slowed it down. Now listen to me. I shall do whatever I can for you, but you must tell me what has happened. अब उसे कहता है कि जी वो बस आने वाली है, लेकिन पहले तुम मुझे बताओ तो सही कि हुआ क्या है। अब ये वो क्यों पूछना चाह रहे हैं, ये हम एट द एंड ऑफ द प्ले हमें पता चलेगा कि ये जो फर्स्ट मैन है ये वो सारी स्टोरी सुनने में इंटरेस्टेड क्यों है। गर्ल, यस आई मस्ट गेट होल्ड ऑफ माई सेल्फ, कि पहले मैं ज़रा खुद पर काबू पा लूँ। Here, sit down. He brings her down to the bench facing the audience. There's now, that's better, isn't it? Now. Now means कि अब तुम अपनी बात शुरू करो। नाउ के बाद उसने डैश लगाया, हमने पंक्चुएशन की थी कि डैश हम कब यूज़ करते हैं, जब कोई इनकम्प्लीट बात हमने छोड़ देनी है। कहते हैं कि अच्छा अब बताओ क्या हुआ है। उसको बिठाता है बेंच पे और कहते हैं कि हाँ जी अब बताओ। आई वॉज एट अ पार्टी, आई कुड हैव स्टेड ऑल नाइट विद अ फ्रेंड। मैंने आपको बताया था ना, अब ये फ्लैशबैक है, क्योंकि अब वो वापस पूरा वो सीन नहीं दिखा सकता कि वो लड़की कार पे जा रही है और फलाना कर रही है और वो एक लाश को देखती है। ऐसा कुछ नहीं कर सकता क्योंकि वन एक्ट प्ले है, एक ही स्टेज पे एक ही सेटिंग में रहते हुए पूरा प्ले कंप्लीट होना है। तो जो उसका बैकग्राउंड है उस सारे वाक्य का, वो बताने के लिए क्या करेगा, लड़की ही की वर्डिंग इस्तेमाल करेगा, लड़की ही की ज़ुबानी जो है वो क्या करेगा, हमें सारी स्टोरी बता देगा। आई वॉज एट अ पार्टी, आई कुड हैव स्टेड ऑल नाइट विद अ फ्रेंड, बट आई थॉट आई हैड एनफ गैस टू गेट होम। कहते कि मैं घर पे थी और मैं सारी रात वहाँ रुकी एक दोस्त की तरफ पार्टी पर थी और मैं सारी रात वहाँ रुकी रह सकती थी, लेकिन मेरा ख्याल था कि मेरे पास सफिशेंट पेट्रोल जो है वो मौजूद है। यहाँ पे गैस का मतलब फ्यूल है। Where do you live? तुम कहाँ रहती हो? About 8 miles from here. कहते यहाँ से तकरीबन 8 मील दूर। I see. अच्छा। About a mile from here. अब ये लड़की उसको सारा बता रही है। About a mile from here, I suppose, I do not really know. I ran out of gas. I took my flashlight and locked the car and started walking down the road. There are so few cars this time of the morning, but I thought anyway, I knew I could get the bus when it came along and then go back for the car later. वो कहती है कि मैंने यहाँ से तकरीबन 1 मील दूर जो है, आई रैन आउट ऑफ गैस, मेरा पेट्रोल जो है वो ख़त्म हो गया। मैंने अपनी फ्लैश लाइट निकाली और सड़क के साथ साथ चलना शुरू कर दिया। ट्रैफिक तो इस वक्त कम थी, लेकिन मैंने सोचा कि कोई नहीं, मैं बस स्टेशन पर जो है वो पहुँच जाऊँगी और फिर जब बस आएगी तो मैं घर चली जाऊँगी बस पे बैठ के और कार दोबारा कल वापस आकर जो है वो ले लूँगी। शी ब्रेक्स ऑफ का मतलब है दोबारा से रोना शुरू कर देना, कि वो जो है वो फिर से रोना शुरू कर देती है और एंड ग्लासेस एट द डोर, और दरवाजे की जानिब देखती है। शी शडर्स एट हर ओन थाट्स, वो अपनी उसको सोच पर, शडर क्या कहते हैं, ट्रेम्बल, शेक, कोई वो कि अपनी थाट्स पर क्या होता है, उस पर लर्जा तारी हो जाता है। कम ऑन नाउ, यू वर डूइंग फाइन, कि हाँ तुम सही बता रही थी मुझे, बाकी की कहानी भी बताओ। गर्ल, आई मस्ट वॉट, I do not know, just a little way when he noticed a car pulled off into a lane. I saw the rear light burning. Rear हम already कर चुके. Back. I wanted to call to them. I thought I would just call out to them and ask if they could help me, if they might let me have some gas. अब वो कहती कि मैं थोड़ी दूर ही चली थी
तो मैंने देखा कि गाड़ी जो है वो गली में टर्न की है और मैंने देखा कि उसकी जो पिछली लाइट थी वो जल रही थी और मैं चाहती थी कि मैं उन्हें बुलाऊं और उनसे कहूं कि अगर उनके पास गैस है तो वो मुझे थोड़ी सी गैस दे दें। गर्ल डिड यू, क्या तुमने ऐसा किया? नो आई डिडंट गेट द चांस टू, मुझे ये करने का मौका ही नहीं मिला। आई वॉक नियर इनफ टू द कार टू बी हर्ड इफ़ आई कॉल, कि मैं कार के इतना करीब गई कि अगर मैं वहाँ बोलूँ तो मैं उसको वो मुझे सुन सकें। बट बिफोर आई कुड कॉल आउट आई सॉ समवन, लेकिन इससे पहले कि मैं उसे आवाज़ देती मैंने पहले ही देखा कि वहाँ कोई शख्स मौजूद है। द फ्रंट डोर ऑफ द कार वॉज ओपन एंड समवन वॉज स्टैंडिंग बाय इट, कि दरवाज़ा जो था, फ्रंट डोर जो था वो खुला था और कोई उसके साथ खड़ा था। अ मैन, he hadn't heard me, he was pulling something out of the car, कि मैंने वहाँ एक शख्स को देखा। अब वो देखिए बीच में डैशेस लगा रहा है, डैशेस मीन्स कि ये क्या है, ये थॉट्स रुक रुक के बयान कर रही है, क्योंकि रो रही है ना, तो रोते हुए हम क्या करते हैं कि थोड़ा रोते हैं फिर रुकते हैं, फिर रोते हैं फिर रुकते हैं, फिर इसी तरह बात हम बीच बीच में बात करते हैं। A man, he hadn't heard me, कहते हैं कि मैंने एक शख्स को देखा, उसने मुझे नहीं सुना था, वो कार से कुछ निकाल रहा था। I couldn't tell what it was at first, कि पहले तो मुझे पता ही नहीं चला कि वो क्या है। And then the lightning, अब लाइटनिंग का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है, जैसे मैंने अभी आपसे कहा कि लाइटनिंग क्या है, लाइटनिंग इज़ द हीरो, कल हमने डिस्कस किया था कि लाइटनिंग इज़ द हीरो। अब लाइटनिंग उसको हेल्प करेगी, देखिएगा। एंड देन द लाइटनिंग, और फिर ये बिजली चमकी। एंड आई सॉ हर हैंड एंड देन हर हेड, और फिर मैंने देखा कि मैंने उसके बाल देखे और उसका सर देखा। हर हेयर वॉज लाइट एंड लॉन्ग एंड इट ड्रैग्ड इन द मड, कहते कि उसके बाल लंबे थे और बड़े लाइट कलर के थे और वो कीचड़ में क्या थे, घिसट रहे थे। अब यहाँ से हमें पता चला है कि किसी बेजान शख्स को निकाला जा रहा है, किसी डेड बॉडी को निकाला जा रहा है, और उसके बाल उसको निकाल के वो घसीट रहा है, घसीट के बाहर मतलब गाड़ी से ला रहा है, तो उसके बाल इतने लंबे हैं कि वो नीचे कीचड़ में जो है वो क्या हो रहे हैं, कीचड़ में लग रहे हैं। दिस इज़ ड्रेडफुल, क्या ड्रेडफुल, हॉरिबल, टेरिबल, खौफनाक। और ये देखने में मदद कौन कर रहा है, दैट इज़ हीट लाइटनिंग, क्योंकि अगर हीट लाइटनिंग ना होती तो वो शायद उस गाड़ी के पास पहुंच जाती, उस किलर के पास ही पहुंच जाती, और वो किलर जब ये देखता कि इसने मुझे ये कत्ल करते हुए या डेड बॉडी को डिस्पोज ऑफ करते हुए देख लिया है, तो वो शायद उसे भी मार देता। लेकिन उसको वहाँ किसने बचाया है, उसका सेवियर कौन है, उसका प्रोटेक्टर कौन है, दैट इज़ हीट लाइटनिंग। और हीरो का बेसिक रोल क्या होता है, हेरोइन को बचाना, वो सेवियर होता है ना, एक निजात दहिंदा, लोगों को बचाता है। तो यहाँ पर हीट लाइटनिंग बचा रही है, उससे आगे भी ये रोल परफॉर्म करेगी। दिस इज़ ड्रेडफुल, कहते हैं ये बहुत ख़तरनाक है। देयर इज़ अ फ्लैश ऑफ लाइटनिंग एंड अ क्रैश ऑफ थंडर, कि वहाँ पर जो है वो लाइटनिंग फ्लैश करती है और थंडर भी जो है वो क्रैश करता है, उसकी भी मतलब बादल के गरजने की भी आवाज़ आती है। he'll be there, he'll be here, he'll be here, he'll be here, I'm scared, oh God, I'm scared। scared कहते हैं horrified, terrified, afraid, डरा होना। कहते हैं कि वो किसी भी वक्त यहाँ आ जाएगा, किसी भी वक्त यहाँ आ जाएगा, खुदाया मुझे बहुत डर लग रहा है। Did he see you, क्या उसने तुम्हें देखा है। अब यहाँ पर जो है वो हम अपना आज का अपना जो प्ले है उसको वाइंड अप करें। हम जल्दी से आए, हम अपनी एप्लीकेशन पर आते हैं। सेकंड एप्लीकेशन आज हमने करनी है। कहते हैं द प्रिंसिपल, राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल ऑफ योर कॉलेज फॉर फाइनेंशियल असिस्टेंस फ्रॉम द रेड क्रेसेंट फंड। रेड क्रेसेंट एक इदारा है जो कि मुख्तलिफ हवालों से लोगों की मदद करता है, एक फ़लाही इदारा है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से। तो उसका एक फ़ंड होता है एजुकेशन के लिए, उसमें से वो कहता है कि जी फाइनेंशियल असिस्टेंस, मुझे क्या चाहिए, माली मदद चाहिए। कहते हैं इट इज़ हम्बली स्टेटेड दैट आई एम अ स्टूडेंट ऑफ FSC पार्ट 1। कहते हैं कि इंतहाई अदब से गुजारिश है कि मैं FSC पार्ट 1 का स्टूडेंट हूँ। आई बिलोंग टू अ पुअर फैमिली, मैं गरीब ख़ानदान से ताल्लुक़ रखता हूँ। माई फादर इज़ अ फैक्ट्री वर्कर विद अ फैमिली ऑफ 5 चिल्ड्रन टू सपोर्ट। मेरे वालिद जो हैं वो एक कारखाने में मज़दूर हैं और 5 बच्चों की कफ़ालत जो है वो उनके ज़िम्मे है। हिज इनकम इज़ ओनली 10,000 रुपीज़ अ मंथ, कि उनकी जो आमदनी है वो सिर्फ 10,000 रुपये महीने है। आई हैव 4 स्कूल गोइंग ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, कि मेरे 4 बहन भाई स्कूल जाते हैं। इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट फॉर माई फादर टू मीट माई एजुकेशनल एक्सपेंसेस,
विद हिज स्मॉल इनकम। लिहाजा मेरे वालिद साहब के लिए अपनी उस महदूद इनकम में हम सब के तालीमी अखराजात उठाना मुमकिन नहीं है। आई शोड एक्सेलेंट रिजल्ट इन द कॉलेज दिसंबर टेस्ट एंड स्टूड फर्स्ट इन माई क्लास, कि मैंने अपने जो कॉलेज टेस्ट था उसमें शानदार रिजल्ट्स जो है वो दिए थे और अपनी क्लास में टॉप किया था। आई हैव अ वेरी गुड एकेडमिक बैकग्राउंड विद ए ग्रेड इन मैट्रिकुलेशन एग्जामिनेशन। कहते हैं कि मेरा जो तालीमी रिकॉर्ड है वो भी बहुत शानदार है और मैट्रिकुलेशन के एग्ज़ाम्स जो थे वो भी मैंने A+ ग्रेड में जो है वो पास आउट किए। आई हैव अ वेरी गुड I may not be able to continue my studies due to financial hardships. Hardships कहते हैं troubles, फाइनेंशियल माली, कहते हैं कि हो सकता है कि मैं माली मुश्किलात की वजह से अपनी स्टडी जारी न रख सकूं। यू आर देयरफॉर रिक्वेस्टेड टू गिव मी अ फाइनेंशियल असिस्टेंस फ्रॉम द रेड क्रिसेंट फंड। लिहाजा आपसे दरख्वास्त की जाती है, रेड क्रिसेंट को उर्दू में कहते हैं हिलाल अहमर, कि आप हिलाल अहमर का जो फ़ंड है उसमें से मेरी माली मदद करें, सो दैट आई could meet my educational expenses, ताकि मैं अपने तालीमी अखराजात बर्दाश्त कर सकूं। My teacher in charge has recommended my application, कि मेरे जो इंचार्ज टीचर हैं उन्होंने भी मेरी इस दरख्वास्त की जो है वो हिमायत की है। I have also submitted a certificate from the नाज़िम of my area, और मैंने अपने इलाके का जो नाज़िम है उसके तरफ से जारी करदा एक सर्टिफिकेट भी आपको पेश कर दिया। वो सर्टिफिकेट क्या होता है कि हाँ ये बच्चा जो है ये वाकई डिज़र्विंग बच्चा है। तो आई शैल बी वेरी थैंकफुल टू यू फॉर दिस फेवर, कि मैं इस मेहरबानी के लिए जो है आपका बहुत शुक्रगुजार हूँगा। नीचे वही योर्स ओबीडियंटली और XYZ हैं। अब हम आते हैं बेटे अपने पेयर ऑफ वर्ड्स की तरफ। लास्ट हमने किए थे 160 तक, तो 161 से ऑनवर्ड हम स्टार्ट कर रहे हैं। नंबर 1 इज हॉट, ये कहते हैं बड़ा गिरोह, बड़ा ग्रुप, और ये होड़ होता है बेसिकली ज़ख़ीरा अंदोज़ी करना, ठीक है, कि किसी चीज़ को जो है वो स्टॉक कर लेना, उसको हम कहते हैं ये वाला दूसरे वाला होड़। अ होड़ ऑफ एनिमी अटैक द विलेज, कि एक बड़े गिरोह, दुश्मनों के एक बड़े गिरोह ने जो है वो गांव पर हमला कर दिया। और दूसरे वाला देखें, इट इज़ अ क्राइम टू होर्ड द ग्रेन, कि गंदम की ज़ख़ीरा अंदोज़ी जो है वो क्या है, एक जुर्म है। देन ह्यूमन, ये हम कहते हैं इंसान या इंसानी, और ह्यूमेन कहते हैं मेहरबान या मेहरबानी वाला कोई एटीट्यूड जो है। टू एरर इज़ ह्यूमन, कि गलती करना बिल्कुल इंसानी फितरत है। और दूसरा, या हम कहते हैं कि नो अदर स्पीशी पोजेस द क्वालिटीज़ ऑफ ह्यूमंस, ठीक है, या नो अदर स्पीशी पोजेस ह्यूमन क्वालिटीज़, कि किसी में भी इंसानी सिफात जो है वो शामिल नहीं है। और दूसरा ह्यूमन, ही इज़ वेरी ह्यूमेन एंड फॉरगिविंग, कि वो बहुत मेहरबान और माफ़ कर देने वाला है। इसके बाद हंग और हैंग, हंग होता है किसी चीज़ का लटकाना या लटका होना, और ये क्या है, फांसी देना। जैसे हमने उसमें किया था टू सी द चेरी हंग विद स्नो, ठीक है, तो वहाँ पर हंग है और हैंग क्या है, फांसी देना। एग्जाम्पल इसकी सेंटेंसेस देख लें। ही हंग हिज कोट ऑन द पेग, कि उसने वो जो बांस था उस पर जो है वो अपना कोट लटका दिया। और हैंग्ड, द मर्डरर वॉज हैंग्ड इन द जेल, कि मर्डरर जो है, जो कातिल था, उसको जेल में क्या किया, फांसी दे दी गई। इसके बाद 164 पे
हॉल, ये हम कहते हैं बड़ा कमरा, और ये हॉल जो है ये कहते हैं खींचना या घसीटना। द हॉल वॉज ब्यूटिफुली डेकोरेटेड फॉर द पार्टी, कि वो जो हॉल था वो बड़ी खूबसूरती से पार्टी के लिए सजाया गया था। और दूसरा हॉल आप देखें, दे हॉल्ड द बार्स इन विद द रोप्स, कि उन्होंने जो है रस्सियों की मदद से उसे ज़ोर से घसीटा। इसके बाद हैंडसम और हैंडसम, हैंडसम और हैंडसम, ये हैंडसम जो है ये खूबसूरत या बावकात, जैसे हम कहते हैं बड़े हैंडसम लग रहे हैं आप। और ये हैंडसम जो है ये कहते हैं घोड़ा गाड़ी, ठीक है। ये दो लोग इस पर बैठते हैं, एक स्पेशल किस्म की बग्गी होती है सिर्फ दो ही लोगों की सीटिंग के लिए, तो उसको हम कहते हैं हैंडसम। इसके साथ ही बेटे आज का ये हमारा लेक्चर कंप्लीट हुआ। कल इंशाल्लाह फिर जो है हीट लाइटनिंग के साथ अब सब बच्चों से दोबारा मुलाकात होगी। टिल देन अल्लाह हाफ़िज़, और जाते जाते बहुत सी दुआएं आप बच्चों के लिए। जीते रहें, खुश रहें, ऐसे हंसते मुस्कुराते रहें।